संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 17वां भाग। आज हम चर्चा करेंगे उद्योग के दूसरे भाग की। पिछले भाग में हम लोगों ने यह देखा कि अभी जो उद्योग पूरे विश्व में चल रहा है उसकी व्यवस्था 3 है: साम्यवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद और मिक्स्ड इकोनॉमी। और तीनों ही व्यवस्थाएं ऐसी नहीं हैं जिससे ये उद्योग चलता हो और आम जनों की समृद्धि आवे। आज हम चर्चा करेंगे इन उद्योगों को किस तरह नए ढंग से चलाया जाए कि आम जनों की समृद्धि के बारे में हम सोच सकें। समाज के संपूर्ण विकास के लिए उद्योग के लीडरशिप को पूर्णतः न तो सरकारी तंत्र पे छोड़ा जा सकता है न पूंजीपतियों पे छोड़ा जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कि दोनों ही व्यवस्था, स्टेट मोनोपोली जो कि साम्यवाद व्यवस्था देता है और पूरी तरह प्राइवेट इंटरप्राइजेस पूंजीवाद में, ने आम लोगों की समृद्धि नहीं की, उसमें सहायक नहीं हुई। पूरी तरह स्टेट मोनोपोली में उद्योग को चलाने से रूस और चीन जैसे बड़े देशों का विनाश हम लोग देख रहे हैं। उनके अर्थतंत्र का विनाश हो गया, आर्थिक गतिविधियां उनकी विनाश के कगार पर चली गई। और पूरी तरह निजी क्षेत्र में उद्योग धंधों को छोड़ने पर उसका चरम शोषण और धन को कुछ लोगों के पास केंद्रीकरण और आम लोगों के शोषण की चर्चा हम लोग ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार समझ चुके हैं। अपने देश में टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट इंटरप्राइजेस के एंट्री के बाद उनके वर्कर्स की दुर्दशा इसकी कहानी कहता है। बीएसएनएल पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत इस सर्विस को चलाता था और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था और कॉल रेट्स भी धीरे धीरे घट रहे थे। वो रात में जो है 1/3 पे सुनाता था और जो मोबाइल के रेट्स थे और जगह जो रेट्स थे लगभग वही रेट्स थे और जगह घट रहे थे, तो वो ये भी यहाँ घट रहा था। लेकिन इसको निजी क्षेत्र में खोल देने से आज जियो ने कुछ मुफ्त बात तो कराया, लेकिन अपने सारे एम्प्लॉय के जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। आज जहाँ बीएसएनएल अपना इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 42% पे भी रखकर जिस समय इस बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने के, इस सर्विस को प्राइवेटाइज करने के सरकार ने कोशिश अपनी की और बीएसएनएल को कॉरपोरेशन बनाया। उस समय भी बीएसएनएल 10,000 करोड़ के फायदे में चल रहा था और पूरे देश में उसने जो है अपना जो संचार का जाल बिछाया हुआ था, उसी खर्चे से वो निकालता था और उसका हर एम्प्लॉय अपना एक परिवार चलाता था, परिवार का सुख दुख देखता था, अच्छी तरह वो क्वालिटी लाइफ लीड कर रहा था। आज आप अगर देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉय का शोषण ही करता है। आज से 10 साल पहले उसका एक क्लस्टर जो होता था उसके अंतर्गत कम से कम 150-200 आदमी काम करता था। आज उस क्लस्टर के अंदर 10-15 आदमी काम करते हैं। वो अपने क्लस्टर हेड को उस समय 1.5 लाख के करीब देता था, गाड़ियों की सुविधा देता था। आज क्लस्टर हेड को 40-50 हज़ार देता है और मोटरसाइकिल अपनी रखे और उसका जो है पेट्रोल का खर्चा वो देता है। तो ये शोषण ही तो है और तलवार लटक रही है कि कभी भी उसको नौकरी से निकाल सकता है। उस क्लस्टर हेड जिसके अंदर 150-200 लोग काम करके मेंटेनेंस करते थे, आज 10-15 से भी ज़्यादा आदमी नहीं है और पे भी घट गया है। तो ये है जो हम लोग मुफ्त की बात करते हैं उसके
पीछे की कहानी। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उद्योग और व्यापार को चलाने के लिए एक नई क्रांतिकारी व्यवस्था की जरूरत है। यह क्रांतिकारी व्यवस्था प्रौढ़ देता है, जिसके अनुसार कुछ की इंडस्ट्री ही सरकारी क्षेत्र में चलाने की आवश्यकता है। प्रौढ़ ने उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा है: की इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब की इंडस्ट्री आधारभूत उद्योग, ये वे इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूसरे उद्योगों के रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और यूज इन स्केल है, और इनके प्रोडक्ट पर दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने प्रोडक्ट को निकालने के लिए। अब जैसे रेलवेज़, आयरन एंड स्टील, ऑयल, गैस, माइंस, सीमेंट, कोल, हेवी मशीनरी, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री आदि, ये सारे उद्योग सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिए। अब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो उद्योग की इंडस्ट्रीज़ के लिस्ट में नहीं है वो इस कैटेगरी में होंगे। इन इंडस्ट्रीज़ की मलकियत सिंगल ओनरशिप की नहीं होगी, इसे वर्कर्स कोऑपरेटिव चलाएंगे। जनसंख्या का घनत्व, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और बाज़ार को ध्यान में रखकर ऐसी इंडस्ट्रीज़ पूरे देश में खोली जाएगी। इसके लिए देश को कई इकोनॉमिक जोन में बांटा जाएगा। ये इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करने में जो फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा वे हैं कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक रिसोर्सेस, पोटेंशियलिटीज़, एथनिक सिमिलरिटी, कॉमन जियोग्राफिकल फीचर्स और लोगों के भावनात्मक लीगेसीज जो कॉमन सोशियो कल्चरल टाइज होंगे, जैसे लैंग्वेज, कल्चरल ट्रेट्स आदि पर निर्भर करेगा। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम भारतवर्ष को 42 इकोनॉमिक जोन्स में बांट सकते हैं, जैसे मगध, बंग मतलब बंगाल, भोजपुर, नागपुरिया, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि इकोनॉमिक जोन्स हैं। एक पॉलिटिकल क्षेत्र में जैसे यूपी और बिहार में कई ऐसे इकोनॉमिक जोन्स हो सकते हैं। इनको पॉलिटिकल यूनिट से कोई मतलब नहीं है। इन इकोनॉमिक जोन्स की अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी ये डिसाइड कर आर्थिक सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने की पूरी आज़ादी होगी। इन इकोनॉमिक जोन में कौन कौन और कितने उद्योग लगेंगे यह उस जोन्स में अवेलेबल मार्केट पर निर्भर करेगा, ताकि उनके प्रोडक्ट का खपत एश्योर्ड रहे। इन उद्योगों को लगाने के लिए डिसीजन लेने वक्त जो फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा वह है प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेजिंग पावर, कलेक्टिव नेसेसिटी, दूसरे फैक्टर्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट, रिवर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज़, कल्चरल हेरिटेज और सामाजिक स्थिति। दिल्ली और बॉम्बे के प्रोडक्शन सेंटर से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको दूर के इकोनॉमिक जोन में जैसे बिहार और ईस्टर्न यूपी में बेचने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे नोट, अब उदाहरण के लिए आप लेंगे नोट्स बुक, कॉपियाँ, ये हर जगह विद्यार्थी को और ऑफिस में काम आते हैं। अतः एक से ऐसे उद्योग एक इकोनॉमिक जोन में खुल सकते हैं। उसी तरह टूथपेस्ट, टूथब्रश के लिए अगर एक इकोनॉमिक जोन में उसका कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए 1-2 एडजॉइनिंग इकोनॉमिक जोन के लिए एक इंडस्ट्री खोली जा सकती है, ताकि ये उद्योग मुनाफे में चल सके। अब इनको लगाने में कौन मदद करेगा? जो वर्कर्स कोऑपरेटिव होगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हर ज़िले में खुले हुए हैं। ये सेंटर्स इकोनॉमिक जोन के युवकों को विभिन्न मध्यम श्रेणी के उद्योग खोलने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आदि तैयार करने में मदद देंगे। इन उद्योगों को खोलने के लिए वर्कर्स कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेंगे। इन उद्योगों का प्रोडक्शन टारगेट उस तरह तय करना होगा कि उसके प्रोडक्ट्स की खपत उसी आर्थिक जोन में हो जाए, बाहर वो बेचने को मजबूर ना हो। इन उद्योगों को अपने प्रोडक्ट को दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। इन उद्योगों को, जैसा हम लोगों ने पहले देखा, वर्कर्स कोऑपरेटिव चलाएंगे, जिसके मेंबर्स उस उद्योग के ही कर्मचारी होंगे, दूसरे बाहरी आदमी उसमें नहीं होगा। इन उद्योगों को चलाने का टेक्निकल असिस्टेंस और सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर समय समय पर देता रहेगा। इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पारदर्शिता से होगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
प्लस प्रॉफिट 10 से 15%, डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी आदि जो है, प्लस फ्यूचर का डेवलपमेंट कॉस्ट, ये जोड़ के तब उसकी प्राइसिंग की जाएगी। एक आर्थिक क्षेत्र के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे आर्थिक क्षेत्रों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कंपेयर करके एक बेंचमार्क बनाया जाएगा, जिसको उससे अधिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले उद्योगों को अचीव करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सीमा में रहे। ऐसे उद्योगों को लोकल लेवल पर कई जॉब्स क्रिएट होंगे इससे। आज सिंपल आइटम्स जिसमें किसी एडवांस तकनीक की ज़रूरत नहीं है, जैसे टूथब्रश, वॉशिंग पाउडर, साबुन, प्रोसेस्ड फूड, बने हुए सिले हुए कपड़े आदि मार्केट से दूर दूर के प्रोडक्शन सेंटर से आते हैं, वहाँ जहाँ ये तैयार किए जाते हैं। वहाँ लो पेड वर्कर्स 5,000 10,000 महीने की तनख्वाह पर बनाते हैं। आज जो लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि जो दिल्ली से माइग्रेंट वर्कर थे, बिहार और ईस्टर्न यूपी, वो क्या बनाते थे? प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का खिलौना, जो जीन्स, ये सब बनाते थे वो। तो ये क्या वो बिहार में नहीं बना सकते हैं? यही उनको क्या एक क्वालिटी लाइफ लीड करने को नहीं दिया जा सकता है? वहाँ परिवार को छोड़ के एक कमरे में 10-10 20-20 आदमी रह रहे हो, या कारखाने में ही रह रहे हो। अभी एक कारखाने में आग लग गया था तो पता चला कि वहाँ 100-200 जो है वर्कर्स उसी कारखाने में सोते थे, उसी में रहते थे। ऐसा जीवन क्या कोई भले आदमी को जीने के लिए समाज देता है तो वो अच्छा कहा जाएगा? दे शुड लीड ए क्वालिटी लाइफ। ये पूंजीपति टीवी मीडिया के अन्य स्रोतों से एडवर्टाइजमेंट के बल पर दूर दूर के मार्केट को कैप्चर करते हैं। इस तरह के आइटम का प्रोडक्शन अपने कंजम्पशन एरिया से दूर के प्रोडक्शन सेंटर पर ही हो रहा है आजकल। लेकिन इस नई व्यवस्था में इन आइटम्स का प्रोडक्शन अपने ही एरिया में होगा और जहां इसका कंजम्पशन होगा। इस तरह प्रोडक्शन सेंटर्स के बढ़ने से कामगारों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को क्वालिटी लाइफ लीड करने का मौका मिलेगा। ये प्रोडक्शन सेंटर अभी भी इन आइटम को प्रेजेंट प्राइस पर ही बेच सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में भारी कमी आएगी। हमारे देश में जॉब क्रिएशन एट लोकल लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि सिंपल आइटम, सॉफ्ट डिटर्जेंट आदि ब्रांडेड खरीदने को, जिसमें कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में भी सरकारों द्वारा स्थापित रिसर्च सेंटर से चीप और एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम होता रहेगा, जिससे कि इन आर्थिक क्षेत्रों के कोऑपरेटिव द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग को ये जो रिसर्च के बदौलत उसमें जो भी एडवांसमेंट होगा वो देते रहेंगे। और ये तो बात हुई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की, इससे काफ़ी जॉब क्रिएट होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ऐसे उद्योग जिसमें स्मॉलर एक्टिविटीज़ रहने के कारण उसे वर्कर्स कोऑपरेटिव के द्वारा चलाना संभव नहीं है, जैसे टीवी रिपेयर सेंटर, बार्बर शॉप, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का जो है वो रिपेयर जहाँ हो सकता हो। तो उन सब चीज़ों के लिए हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें सिंगल ओनरशिप अलाउड रहेगा, उस आधार पर